पर धन्यवाद। नमस्कार। चुनाव की सरगर्मियां हैं तो नित्यानंद राय जी भी यहां लगातार बैठक ले रहे हैं। 25 का चुनाव कितना मुश्किल कितना आसान एनडीए के लिए? एनडीए के लिए बिल्कुल ही आसान है और यह तय है कि 2025 में फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। पिछली बार अगर देखा जाए तो आरजेडी और बीजेपी की सीटों की संख्या में कोई ज्यादा फर्क रहा नहीं था। डिसाइडिंग फैक्टर नीतीश कुमार थे। अब की बार क्या एनडीए ने अपनी रणनीति में बदलाव किया? आपको इतना आत्मविश्वास है? बिल्कुल आत्मविश्वास है। जो मैं कह रहा हूं, किसान का बेटा हूं, धरती की सुगंध बता देती है कि फसल कैसा उगेगा। और मैं कह रहा हूं कि राजनीति की फसल 2025 में एनडीए की ही उगेगी और भारी बहुमत से सरकार बनेगी। जहां तक आपने कहा कि पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में बहुत कम का अंतर रहा है एनडीए में और यूपीए में, तो पिछली बार से इस बार की स्थिति में काफी बदलाव है। एक पहला कि इन 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के लिए बहुत सारी योजना देकर बिहार के विकास को तीव्र गति दिए हैं और उसका क्रियान्वयन एनडीए की सरकार बिहार में बखूबी की है नीतीश जी के नेतृत्व में। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर गांव गांव शहर शहर जन जन तक पहुंची है। पूरे देश में वह विकास की गंगा बिहार में भी पहुंची है। तो 5 वर्षों में जो विकास लगातार पहले के विकास से जुड़ता गया, जिससे देश की गरीबी जो लगभग 25 करोड़ मिटी है, उसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीबी बिहार में भी मिटी है। तो एक गरीबी मिटी, बिहार का विकास 5 साल में और ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ा, प्रधानमंत्री जी पर और विश्वास बढ़ा, एनडीए पर विश्वास बढ़ा। यहाँ और जो गठबंधन है उसका स्वरूप भी बदला है। तो आज एनडीए के गठबंधन और मजबूत होकर उभरा है। तो आप जैसे पिछली बार भी देखे होंगे कि चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन में नहीं थे, आज हमारे गठबंधन में हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, जीतन राम मांझी जी भी हैं। जदयू भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार के साथ साथ इन लोगों का भी अपना जनाधार जो मजबूत है, अपने अपने दृष्टिकोण से सब मिला है। और इस बार आरजेडी कम्युनिस्ट कांग्रेस का जो घमंडिया गठबंधन है, इस बार उसका सुबड़ा साफ होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। जिस तरह से आपने गठबंधन को समझाया, एक सवाल मन में आया। आपको बता दूं कि नित्यानंद राय जी यादव समाज से आते हैं। वो बिहार जिसे जातिगत राजनीति के लिए जाना जाता है, वहां आप अपनी यादव पहचान को प्रदर्शित नहीं करते, यादव वोट बैंक की बात नहीं करते, सबके विकास की बात करते हैं। तो ये नित्यानंद राय बिहार की राजनीति में अलग कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की बात करती ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश ही भी है, संकल्प भी है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जिस विचारधारा से हम लोग ओतप्रोत है, वह विचारधारा राष्ट्रीयता की विचारधारा है, सबको साथ लेकर चलने की है। माननीय प्रधानमंत्री जब एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं, तो जिस भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया, प्रधानमंत्री जी आज उस एक भारत को और मजबूत कर रहे हैं और उस भारत को श्रेष्ठ बनाने की बात कर रहे हैं। तो उसमें जातिवाद की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बिहार चुनाव पर वापस लौटकर आते हैं। आप कहते हैं कि बहुत विकास हुआ, तेजस्वी यादव कहते हैं कि 20 साल का हिसाब दीजिए, एक नया स्कूल, एक नया कारखाना बिहार में पिछले 20 साल में नहीं लगा।
तेजस्वी जी सफेद झूठ बोलते हैं और भ्रम फैलाना और झूठ उनके राजनीति का आधार है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, घोटाला आधार है। मैं तो तेजस्वी जी को 1 महीना का समय दिया हूं पिछले 19 तारीख को, और मैंने कहा हूं कि 1 महीने के अंदर आप जहां चाहें हमको बुला लें, मैं आपको विकास का हिसाब पाई पाई का दूंगा, योजना का दूंगा, शिक्षा का दूंगा, स्वास्थ्य का दूंगा, सड़क का दूंगा, सिंचाई का दूंगा, बिजली का दूंगा, कृषि का दूंगा। मैं हर जो विभाग हैं जिससे व्यवस्था संचालित होती है, मैं एक एक का हिसाब उनको दूंगा। तेजस्वी जी 1 महीने में अगर नहीं बुलाए तो मैं उनके घर जाऊंगा। आपको भी मैं आज ही इनवाइट कर देता हूं। जब जाने लगूंगा तो आपको मैं कहूंगा, आप भी मेरे साथ चलिएगा। उस दिन हम उनको हिसाब समझाएंगे और आराम से मैंने कहा है कि दूध भी पिलाएंगे तो पिएंगे गिलास, और नहीं तो 1 कप चाय भी पिएंगे। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कहां था 15 वर्षों का उनका विकास, और इस 20 वर्षों में क्या हुआ दिखता है। उनके जमाने में घंटा भर बिजली नहीं रहती थी, आज 22 घंटे बिजली गांव में भी रह रही है, 23-24 घंटे शहरों में भी रह रही है। गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं थी, आज गांव में सड़कें हैं। स्कूल बिल्कुल जर्जर हालत में थी, आज स्कूल की स्थिति सुधरी है। आज यहाँ एक एम्स था जी, वो अभी अटल जी का दिया हुआ, दूसरा एम्स आज दरभंगा में है। हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनी है और कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए। यहाँ विद्युत उत्पादन के लिए भी यहाँ यंत्र लग रहे हैं, उनके मतलब संयंत्र लग रहे हैं, यानी कि पूरी व्यवस्था उसकी खड़ी हो रही है। आज इस गंगा पे कभी पुल 1-2 हुआ करता था, आज 6-6 पुल बन रहे हैं। उसी तेजस्वी जी के क्षेत्र राघोपुर में दुर्घटना नाव की होती थी, लोग जा नहीं पाते थे, कोई सड़क नहीं थी, आज वहां पुल बना है, सड़कें बनी है। तेजस्वी जी ने नहीं बनाया है, यह एनडीए की सरकार बनाई है। और तो ये भी और कहते वह हैं व्यक्ति घोटाला करने वाला, मैं चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, वर्दी घोटाला की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, साथ साथ कर रहा हूं तेजस्वी जी, बाढ़ के समय जो दुमुहे बच्चे के लिए अमूल दूध लिया गया था, उसका भी आपके माता पिताजी के मुख्यमंत्री काल में उसका भी घोटाला हो गया था और कई बच्चों की मौत हुई थी। आप क्या बताएंगे? विकास पर जहां बहस करना हो, नहीं तो 1 महीना बाद तो मैं जाऊंगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं। 1 महीने बाद जाएंगे, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि पलायन आज भी जारी है। बिहारी आदमी को पढ़ा लिखा है तो नौकरी के लिए, अनपढ़ है तो मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। उसके लिए आपने क्या किया? देखिए क्या है कि 15 वर्षों के उस शासन काल में यहाँ भय का वातावरण था, अपहरण होते थे, लूट, बलात्कार, डकैती, हत्या और रंगदारी। भय का ऐसा वातावरण था कि उस 5 वर्षों में पलायन का एक बड़ा सिलसिला चला और उस क्रम में बहुत लोग पलायन कर बिहार से बाहर रोजगार के लिए जो गए थे, नौकरी के लिए जो गए थे, वहां वह जाकर नौकरी प्राप्त किए, रोजगार प्राप्त किए और उन्होंने अपना सेटअप खड़ा कर लिया। जब सेटअप खड़ा कोई कर लेता है तो फिर वापस आना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं कि वह लोग जो गांव छोड़ चुके थे, भले ही सेटअप उनका वहां खड़ा हो गया हो, लेकिन फिर अपने गांव से, शहर से जुड़ रहे हैं और अब पलायन पहले से काफी कम हुआ है। पहले तो यहाँ पर्यटक आते ही नहीं थे। सबसे बड़ा उदाहरण है कि कितने पर्यटक आ रहे हैं। बौद्ध सर्किट, शिव सर्किट का निर्माण हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहा है। सीता मैया का मंदिर, राम का मंदिर बन गया, सीता मैया का मंदिर बनने जा रहा है इसी सीतामढ़ी में, जिसकी घोषणा माननीय गृह मंत्री जी ने गुजरात की धरती से किया था। आज उस पर कार्रवाई हो रही थी। तो पलायन उस समय हुआ था, उसका प्रभाव आज भी है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन पलायन पहले से
कम हुआ है और आज रोजगार में यहाँ वृद्धि हुई है। 9 लाख लोगों को रोजगार मिला है, नौकरी मिली है सरकारी, 24 लाख लोगों को यहाँ रोजगार मिला है। अब लोग मुखातिब यहाँ हो रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है, विधि व्यवस्था अच्छी है, इसलिए पलायन में काफी कमी आई। तेजस्वी यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि वोटर रिवीजन जो हो रहा है वो सरकार के इशारे पे हो रहा है, उसके हर रोज हर हफ्ते नए कानून आ जाते हैं, कभी कहते हैं 2003 से होगा, एक लिस्ट दी गई है, वो बताएं कि कितने % लोगों के पास पेंशन के कागज होंगे, कितने % लोगों के पास सार्वजनिक उपक्रम के होंगे, तो एक लंबी लिस्ट किनारे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वोटर रिवीजन अगर 2003 से नहीं हुआ है तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी तो इसी वोटर लिस्ट पे हुआ। अब अगर इसमें विदेशी आ गए तो क्या मोदी जी के चुनाव में भी विदेशी शामिल थे? नहीं, देखिए तेजस्वी जी की मानसिकता में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। उनको यह समझना चाहिए कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, उनका निर्णय है। बिहार में चुनाव है, बिहार के चुनाव से पहले उन्होंने जो यहाँ मतदाता सूची सर्वे की बात उन्होंने जो कही है, और मतदाता सूची तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो जुड़ते और हटते रहता है, लेकिन चुनाव आता है तो उस समय व्यापक बनता है। तो उसमें ऐतराज उनको क्यों हो रहा है? इसका मतलब यही है कि तेजस्वी जी ने यहाँ फर्जी मतदाता बनाया है, मतदाताओं का डुप्लीकेशन किया है और फर्जी मतदाताओं के माध्यम से चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। क्यों भाग रहे हैं? अगर जो सही मतदाता यहाँ होंगे तो उसमें दिक्कत क्या है कि अगर सही मतदाता है तो रहे, अगर फर्जी मतदाता है तो नहीं रहे। लेकिन यह काम चुनाव आयोग का है, वह स्वतंत्र इकाई है, चुनाव आयोग पर इनको शक नहीं करना चाहिए, गैर मुनासिब है। एक आपत्ति उनकी ये है कि जो प्रवासी अपना बिहारी है जो कहीं प्रदेश में जाके रह रहा है, वो वोट डालने के लिए आता है, अब वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए घर पर मौजूद कैसे होगा? और अगर वो मौजूद नहीं होगा तो वोट कटेगा और गरीबों का वोट काटने की साजिश है। बिल्कुल गलत कहना है उनका। फिजिकल वेरिफिकेशन में की जो बात कर रहे हैं, और पूरे देश में कहीं एक जगह आप मतदाता सूची में रह सकते हैं, ठीक है, एक समय है और चुनाव आयोग उसके लिए क्या क्या शर्तें रखी है उनको अध्ययन करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग कुछ भी किया होगा तो सोच समझकर किया है, लेकिन जैसा वो कह रहे हैं वह उनकी विकृत मानसिकता का परिचायक है। एक आपकी तरफ से एक बयान मैं पढ़ रहा था, आप कह रहे हो कि तेजस्वी यादव के लिए अब की बार राघोपुर सीट भी मुश्किल है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताते हैं अपने आप को। जीतेंगे तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे, न उनकी पार्टी जीतने वाली है, सुपड़ा साफ होने वाला है, और राघोपुर से तेजस्वी जी बिल्कुल हारने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने राघोपुर की जनता को धोखा दिया है और वहां विकास का कोई काम नहीं किया है, और वहां धोखा के साथ साथ बिहार राघोपुर की जनता का उन्होंने तिरस्कार किया है। उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश है और राघोपुर की जनता उनको समझ रही है कि भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, विकास से दूर रखने वाले लोग हैं, अपने परिवार की उन्नति के लिए राजनीति करते हैं और उसके लिए कुर्सी चाहिए। राघोपुर के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, इसलिए उनका हारना तय है। एमवाई एक समीकरण है जो माना जाता है कि आरजेडी का एक वोट बैंक है। उसमें से अगर मुस्लिम की बात की जाए तो अभी रविवार को पटना में एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें कांग्रेस के नेता भी पहुंचे थे, राहुल गांधी का संदेश पढ़ा गया और खुद तेजस्वी ने कहा कि यहां वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगे, उखाड़ फेंकने का, बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का पटना के गांधी मैदान से आह्वान किया। जनता उनको उखाड़ फेंकेगी, सरकार बनने वाली नहीं, उनकी बात एक। दूसरा कि जो कानून केंद्र सरकार बनाई है वह कानून बिहार में लागू होना ही होना है। वोट के लिए तुष्टीकरण करके किसी को गुमराह करना, इसलिए कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों का कोई हक नहीं छीना गया है। वैसे मुट्ठी भर लोग जो कब्जा उस पर जमाए हुए थे, उस संपत्ति का लाभ गरीब मुसलमानों को मिले, महिला मुसलमानों को मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। और मुट्ठी भर लोगों का उस पर से अधिपत्य समाप्त हो जाए, इसकी व्यवस्था है। गुमराह कर रहे हैं वह मुसलमानों को भी और बिहार को भी। इसलिए ऐसे
भारतीय जनता पार्टी जो वक्फ बिल का लेकर आई, एनडीए की सरकार लेकर आई और जो पास हुआ, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, काफी मत आ चुके हैं। इनके राजनीति से प्रेरित होकर एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसलिए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता हिसाब पूछ रही है कि आप 15 साल में थे तो क्या थे, जंगल राज था, तो जंगल राज के हिसाब देने से भागते हैं, तो वोट की बात करते हैं, तो वो कितना भाग कर जाएंगे। आरजेडी अब की बार अपनी विस्तार दे रही है अप्रोच को। जैसे एक कुशवाहा समाज का, बनिया समाज का एक सम्मेलन किया गया, जिसमें कहा गया कि बनिए, एक नई डेफिनेशन है, बनिए बिहार को बनाइए, उसका विस्तार किया गया। इसके अलावा निषाद समाज को साथ लाने की कोशिश है, मछली खाते हुए वीडियो बनाते हैं। तो क्या वो दायरा बढ़ाएंगे, सामाजिक दायरा जिसको वो बोलते हैं? क्या बीजेपी को कोई परेशानी हो? कोई परेशानी नहीं बीजेपी को। उनके कहने से न दायरा बढ़ेगा और न कोई समाज बहकावे में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात कर रही है, तो इसको लोग समझ रहे हैं। सब समझ रहे हैं कि विकास का मतलब मोदी, विकास राष्ट्रीयता का मतलब हमारी नीति, देशभक्ति का मतलब हमारी नीति, सेना के शौर्य बढ़ाने वाला मोदी की सरकार, बिहार में विधि व्यवस्था लाने वाला नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार, जातिवाद को नकारने वाला एनडीए की नीति, सबका साथ सबके विकास की बात इसी आधार पे हम करते हैं। जातिगत जनगणना की भी बात हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अब की बार की जनगणना में जातिगत जनगणना होगी, वो कितना बड़ा मुद्दा रहेगा बिहार में? देखिए, जातीय जनगणना विकास की दृष्टिकोण से किया जाएगा, ताकि उसमें जो जातीय जनगणना है उस हिसाब से क्या क्या किसकी किसकी स्थिति है, उसका कोई दृष्टिकोण राजनीतिक नहीं है। तो यह शुद्ध मन से वैसे लोगों को जो अधिकार मिले, विकास उन तक पहुंचे और विकास की योजना बनाते समय वह आधार बने, इसलिए जनगणना जरूरी था, जातीय जनगणना, और वह जातीय जनगणना हो रहा है। आरजेडी पूछती है कि अगर जातीय जनगणना करेंगे तो क्या आरक्षण भी बढ़ाएंगे? देखिए, आरक्षण के विरोधी लोग बोल रहे हैं। आरक्षण बिहार में किसने दिया? कर्पूरी जी ने, कर्पूरी ठाकुर जी ने, भारत रत्न कर्पूरी, भारत रत्न का उनको उपाधि मिली, दिया कौन? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 15 साल तक ही रहे तो आरक्षण की बात तो नहीं की। और जब केंद्र में सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी और उस समय आरक्षण पर जब बात चला था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट की थी। और जब आरक्षण का विरोध करने वाले सबसे बड़े नेता का नाम है राजीव गांधी जी, वही कांग्रेस जो आरक्षण का विरोध की, उसके गोद में बैठकर परिवार की राजनीति करने के लिए राजद लालू जी, तेजस्वी जी, आपको सोचना चाहिए कि आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। जो कांग्रेस का साथ है उसको तो आरक्षण की बात करने का हक ही नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, और संवैधानिक दर्जा मिलने से ओबीसी का आरक्षण और मजबूत हुआ। पहले न जाने कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ओबीसी के आरक्षण पर कुठाराघात कर देता, और जब इस सत्ता में रहे कांग्रेस के साथ दिल्ली में, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया ओबीसी को संवैधानिक दर्जा? तो आरक्षण की बात क्या करेंगे? आरक्षण की नीति न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए वो आरक्षण की क्या बात करेंगे? लालू यादव की इस चुनाव में क्या भूमिका देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि आरजेडी की कमान अब तेजस्वी के हाथ में है, या लालू का मार्गदर्शन है और लालू के कमान हाथ में? इतना हम जानते हैं कि परिवार में ही कमान रहेगा, चाहे लालू जी के पास रहे, चाहे तेजस्वी जी के पास रहे, दूसरे को कमान नहीं जा सकता है। इसलिए कमान कहाँ रहेगा
वो उनका परिवार तय करता है और परिवार में ही रहेगा यह तय। अब की बार एक किरदार और हैं पीके, प्रशांत किशोर, 1-1.5 साल से लगातार जमीन पर नजर आ रहे हैं। उनका कितना प्रभाव मानते हैं आप इस चुनाव में? देखिए, बिहार के लोग अब विकास चाहते हैं और परखे हुए लोग को चाहते हैं, जिनको देख रहा है 20 साल में बिहार कितना बदला है। और बिहार के लोग यह देखते हैं कि जब दिल्ली में एनडीए की सरकार है तो यहाँ एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार बिहार के लिए 3 लाख करोड़ दिया है जब से मोदी जी बने हैं। अभी भी हजारों करोड़ दिए गए हैं, 11,000 करोड़ से भी ज्यादा बाढ़ से निजात या उसको कम करने के लिए दिए हैं मोदी जी। उससे सिंचाई परियोजना को भी सहायता मिलेगा, बांधों को भी मिलेगा। सवाल पीके की भूमिका पे है सर। और जब पिछले बजट में केंद्रीय बजट जब पेश हुआ तो कांग्रेस ने चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर, पानी पी पी कर, उठ बैठक कर कर कहा कि यह बिहार का बजट है। तेजस्वी जी, थोड़ा भी बिहार से आपको मोह रहता तो खड़े होकर कहते, खबरदार कांग्रेस, बिहार के हित के लिए किया है एनडीए की सरकार, दिल्ली की सरकार, मोदी की सरकार, हम उसके साथ हैं। तो केंद्रीय बजट में बिहार का बजट दिखाई पड़ा, उसका खिलाफ करने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो या फिर कोई दूसरी पार्टी प्रयास कर रही हो, तो किसी पर भरोसा जनता नहीं करेगी। मोदी जी का बिहार के लिए किया गया काम, नीतीश जी के नेतृत्व में किया गया काम और बिहार के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में प्रेम और बिहारियों के मन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आदर, यहाँ एनडीए को इतना मजबूत बना रखा है कि कोई भी पार्टी हो, आप जिसका नाम ले लीजिए, कोई ऐसी जो पार्टी हो, किसी की गुंजाइश नहीं। चलिए, जिसका नाम आप लेने से बच रहे हैं उन्हीं का एक बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि बीजेपी को बिहार पर नीतीश कुमार को थोपने की सजा मिलेगी। बीजेपी थोपती है, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, जनता प्रतिनिधि बनाती है। तो जनता बनाई है नीतीश जी को। अगर कोई थोपने की बात कह रहा है तो ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना नेता नीतीश जी को मानती है कि हमारे नेता हैं। तो थोपने की बात का है? थोपने वाले लोग तो परिवारवादी होते हैं, जो परिवार को थोप देते हैं। हम जा रहे हैं तो हमारी धर्मपत्नी जी को मौका नहीं मिला तो फिर हमारे पुत्र जी, एक ही परिवार में पुत्री जी भी, पुत्र जी भी, माता जी भी, पिताजी भी। उससे बड़ा थोपना किसको कहते हैं? यही थोपना है। और वह परिवारवाद ही राजतंत्र है और यह लोकतंत्र है। संविधान ने लोकतंत्र की व्यवस्था दी है। ये लोग संविधान भी ने समझने दिया था देश को, जिसको मोदी जी ने समझाया, अपने माथे से लगाकर समझाया और संविधान की भावनाओं के अनुसार गरीब की सेवा की। और आज देश से 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर है। ऑपरेशन सिंदूर का इस चुनाव में कोई असर होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है और ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी घटना थी, 4 दिन का युद्ध था। कितना असर चुनाव में? बहुत बड़ा सोच था। और जब इच्छा शक्ति में साहस हो, देशभक्ति हो, देश का मान स्वाभिमान हो, संप्रभुता हो, तो वह संकल्प हिमालय का रूप लेता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको प्राप्त हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। तो उसमें सेना का शौर्य दिखा और मोदी सरकार का संकल्प दिखा। निश्चित रूप से अब तक की आतंकवादियों पर की गई कार्रवाई सबसे बड़ी कार्रवाई थी। अपनी धरती से ही पाकिस्तान की धरती में घुसकर की गई कार्रवाई थी और बिहार की धरती से ही यह घोषणा हुई थी कि आतंकवादियों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे जो न आतंकवादी न उसके आका भी सोचे होंगे। और मधुबनी की धरती से हमारे प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था, जनता को सब चाहिए, देश का मान सम्मान चाहिए। सैनिक शौर्य दिखाता है
उसका भी सम्मान चाहिए, विकास चाहिए, तो असर जनता पर सब चीज का होता है। और सब आप देखेंगे तो मोदी जी के साथ है, इंडिया के साथ है। आखिरी सवाल, 20 साल की जब सरकार होती है तो पत्रकारों का एक बहुत फेवरेट शब्द होता है एंटी इनकम्बेंसी। बिहार में ऐसा क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, अब की बार भी फिर एनडीए आएगी? कौन सा वो बड़ा फैक्टर? वो सबसे बड़ा फैक्टर है विकास का और विश्वास का। विकास का जो मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और जो नीतीश जी अपनाकर उसको बिहार को आगे बढ़ाए, तो विकास के कारण जो विश्वास है मोदी जी पर, एनडीए पर और नीतीश जी पर, बिहार की जनता के दिलों में, वहां कोई भी एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करेगी और न है। आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नित्यानंद राय, कह रहे हैं कि मोदी के विकास और विश्वास के दम पर एक बार फिर एनडीए बीजेपी यहां जीत हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार। क्या इमरान खान की जेल में हत्या करने की साजिश हो रही है? क्या बुशरा बेगम के साथ भी जेल में बहुत जुल्म किए जा रहे हैं? जनरल मुनीर और उसकी फौज के खिलाफ पाकिस्तान से बड़ी गवाही सामने आई है। बड़ी खबर की पूरी डिटेल के लिए देखिए आज की बात रजत जी के साथ। इंडिया टीवी, आपकी आवाज।